LTGS रिवीजन में भूगोल की बात आज हम लोग करेंगे। भूगोल का पार्ट 1। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेतेर बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है। इसको डिटेल हम लोग बाद में करेंगे जब भूगोल की कक्षाएं चलेंगी। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जो प्रश्न LT ग्रेड में संभावित हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, उसी की बात हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेतेर माने जाते हैं। खगोल शास्त्र के जनक पोलैंड के यान कापरनिकस को माना जाता है। सर्वप्रथम हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी थी? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, यह अवधारणा कापरनिकस ने दिया था। और टालमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी, यानी पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कापरनिकस ने दिया था 1543 में। विलियम हर्शेल ने 1805 में दूरबीन की सहायता से यह बताया कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश है। सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश है। ऐसे कई सौरमंडल हैं आकाश गंगाओं में, और हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं, यानी लाखों आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में कई सौरमंडल हैं। ठीक, हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिल है। ये बार बार पूछा जाता है कि हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और इसका आकार कैसा है? सर्पिल। मिल्की वे रात के समय दिखाई देने वाले तारों का समूह है, जो हमारी आकाश गंगा का ही एक भाग है। मिल्की वे हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का ही एक भाग है। यह तारों का एक समूह है जो रात्रि में दिखाई देता है। हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा समूह आरियन नेबुला है। आरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा है। सूर्य हमारे आकाश गंगा का एक तारा है। ठीक। ब्लैक होल की संकल्पना के प्रतिपादक जॉन व्हीलर हैं। चंद्रशेखर सीमा 1.4 सूर्य का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा है, और 1.4 ms यानी चंद्रशेखर सीमा से कम अगर किसी तारे का द्रव्यमान है तो उसे श्वेत वामन बोला जाता है, और 1.4 चंद्रशेखर सीमा से अधिक अगर तारे का द्रव्यमान है तो उसे न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है, और यही आगे चलकर ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल से प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता। ब्लैक होल से कोई वस्तु आर पार नहीं जा सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी उसमें आर पास नहीं जा सकता है। हमें आंखों से दिखाई देने वाला सूर्य का भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखता है उसे कोरोना कहते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की पश्चिम से पूर्व की ओर की दिशा में परिक्रमा करते हैं। सूर्य और यूरेनस ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम करते हैं। इनको छोड़कर अन्य जितने ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर ग्रहों की बात की जाए तो सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल। यानी सूर्य से दूरी का जो क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, उसमें सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, और सबसे ज़्यादा दूर है वरुण। आकार के अनुसार अगर ग्रहों की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। पृथ्वी का स्थान जो है 5वां है। आकार के दृष्टिकोण से पृथ्वी का आकार 5वां है। घनत्व के अनुसार पृथ्वी का पहला स्थान है। बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह बोला जाता है क्योंकि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। यहाँ देखिए, शुक्र और पृथ्वी के बीच में ये बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह बोला जाता है क्योंकि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। यानी बुध शुक्र ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। बुध शुक्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। ठीक। अब अगला जो
पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो है शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा कम होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को बोला जाता है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा कम है शुक्र, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी शुक्र को बोला जाता है। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सभी ग्रहों में दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। 70% से अधिक जल भाग होने के कारण ये नीला दिखाई देती है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह बोला जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैमनीड है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैमनीड है। सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डिमोस है। अंतिम ग्रह जिसे आंखों से देखा जा सकता है वो शनि है। हरे रंग का ग्रह अरुण को हरे रंग का ग्रह बोला जाता है। ब्लू मून की घटना क्या है? एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून बोला जाता है। एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। ऐसा हर 2-3 वर्ष पर होता है। ब्लड मून, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहों को ब्लड मून बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्षुद्र ग्रह बोले जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। उपसौर की स्थिति क्या है? पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर हो तो उसे उपसौर कहते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे अपसौर बोला जाता है। तो उपसौर की स्थिति आती है 2 से 5 जनवरी के बीच, और अपसौर की स्थिति आती है 4 से 7 जुलाई के बीच। पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई लगभग 23.5 डिग्री अंश पर अपने धुरी पर झुकी हुई, और अगर यह झुकी नहीं होती तो सर्वत्र हर जगह रात दिन बराबर होते। तो रात दिन में जो अंतर है वो पृथ्वी का अपने धुरी पे झुके होने के कारण है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। ठीक, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा माना जाता है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा जो है वो 0 डिग्री देशांतर है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। पृथ्वी पर 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो पृथ्वी पर 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग स्थल खंडों को छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। बाईं ओर जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है और दाईं ओर जाने पर एक दिन घटाया जाता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर है। 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर भारत का मानक समय है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कुछ अवधारणाएं हैं, जिसमें अद्वैतवादी अवधारणा है, द्वैतवादी अवधारणा है। अद्वैतवादी अवधारणा में लाप्लास है, कांट है। द्वैतवादी अवधारणा में जेमर्जिन्स है, ठीक, और चैम्बरलिन है। तो ये जो अवधारणाएं हैं इसको हम लोग, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत दिया, कांट ने वायव्य राशि सिद्धांत दिया, जेमर्जिन्स का ज्वारीय सिद्धांत है, चैम्बरलिन का ग्रहण सिद्धांत है। पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना कास्ते द बफन ने दी थी। पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना कास्ते द बफन ने दी थी। भारत में अरावली और धारावाड़ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये प्री कैम्ब्रियन काल की हैं, और विंध्याचल कैम्ब्रियन काल की है। यानी सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत में वो अरावली और धारावाड़ है। रीढ़ वाले जीवों के काल को सिल्यूरियन बोला जाता है। मत्स्य युग डिवोनियन काल को मत्स्य युग बोला जाता है। और जो पैंजिया की अवधारणा है जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे, एल्गोसियन काल, अल्पाइन पर्वतीकरण, बृहद हिमालय, लगभग 40 मिलियन से 25 मिलियन का ये काल है। इस काल में अल्पाइन पर्वतीकरण हुआ और बृहद हिमालय की रचना इसी काल में हुई।
अल्गोशियन काल में। मायोशियन काल में मध्य एवं लघु हिमालय की रचना हुई। ठीक, वर्तमान मानव प्लीस्टोसिन युग में उत्पन्न हुआ, जो कि 1 मिलियन से 10,000 वर्ष तक का काल माना जाता है। भूर प्रॉपर्टी में जो चीज़ें मिलती हैं उसमें ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन उसके बाद है 27.72%, एल्युमिनियम उसके बाद है 8.13%, फिर आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.65%, फिर सोडियम है 2.83%। तो भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 46.6%, फिर सिलिकॉन है 27.72%, फिर एल्युमिनियम है 8.13%, फिर आयरन है 5.0%, यानी चौथे नंबर पे आयरन है। प्राकृतिक गैस और कोयला के भंडार जो है अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। अब चट्टानों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। चट्टानों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी चट्टान अवसादी है, कौन सी रूपांतरित है। तो सेल अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, चाक डोलोमाइट अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। ये रूपांतरित किस में होते हैं? सेल स्लेट में रूपांतरित होता है, चूना पत्थर संगमरमर में रूपांतरित होता है, चाक डोलोमाइट भी संगमरमर में रूपांतरित होता है, और बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में रूपांतरित होता है। आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट बेसाल्ट या आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट और बेसाल्ट या आग्नेय चट्टानें हैं। ये रूपांतरित किस में होती हैं? ग्रेनाइट नीच में रूपांतरित होगी, बेसाल्ट एम्फिबोलाइट में रूपांतरित होगी, और रूपांतरित जो होती है जैसे स्लेट, वो फाइलाइट में रूपांतरित होगी। स्लेट सेल से रूपांतरित होकर स्लेट बना था, स्लेट जब रूपांतरित होगा तो फाइलाइट बनेगा। ठीक, फाइलाइट जब रूपांतरित होगा तो सिस्ट बनेगा। तो ये रूपांतरण वाले चट्टानों को पूछा जाता है, जैसे ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय है, बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान है, सेल अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर अवसादी है, चाक डोलोमाइट अवसादी है, बलुआ पत्थर अवसादी है। ठीक, तो ये ग्रेनाइट रूपांतरित होकर निश बनता है, बेसाल्ट रूपांतरित होकर एम्फिबोलाइट बनता है, वैसे ही सेल रूपांतरित होकर स्लेट बनता है, चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर बनेगा, चाक डोलोमाइट रूपांतरित होकर संगमरमर बनेगा, बलुआ पत्थर रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट बनेगा। ठीक, अब अंतर्जात बल, दो तरह के बल है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, जो कि पृथ्वी पर जो पर्वतों का निर्माण होता है या अन्य जो निर्माण होते हैं या भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, तो उन सब का कारण अंतर्जात बल है। पटल विरूपणी बल भी इसे बोला जाता है। ज्वालामुखी और भूकंपों का प्रमुख कारण यही अंतर्जात बल है जो पृथ्वी के अंदर लगता है। ये दो प्रकार का होता है, एक लंबवत और क्षैतिज। लंबवत से क्या क्या बनता है? लंबवत को महाद्वीपीय निर्माणकारी बल बोला जाता है। महाद्वीपों का निर्माण इसी लंबवत बल से हुआ। और क्षैतिज बल को पर्वत निर्माणकारी बोला जाता है। देखिएगा उल्टा है, पर्वत ऊंचे हैं लेकिन क्षैतिज बल यहाँ कार्य कर रहा है। महाद्वीप नीचे हैं, यहाँ लंबवत बल कार्य कर रहा है। यानी लंबवत अंतर्जातीय बल को महाद्वीपीय निर्माणकारी बल बोला जाता है, और क्षैतिज अंतर्जात बल को पर्वत निर्माणकारी बल बोला जाता है। ये क्षैतिज में दो बल कार्य करते हैं, एक संपीड़न, एक तनाव। तो संपीड़न जो है वो चट्टानों और पर्वतों को मोड़ने का कार्य करता है, चट्टानों से तोड़ने का कार्य करता है, जिससे घाटियां बनती हैं। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों संपीड़न और तनाव से होता है। जो भ्रंश घाटियां बनती हैं वो संपीड़न और तनाव दोनों का प्रयोग उसमें होता है। भारत में ब्लैक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा पर्वत है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा गया। सभी महाद्वीप, वेगनर के अनुसार, पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें पैंजिया कहा गया, और इसके चारों ओर महासागर था जिसे पैंथालसा बोला गया। यानी पैंजिया और पैंथालसा, पैंजिया महाद्वीप थे, महासागर पैंथालसा था। लेकिन जुरासिक काल में पैंजिया का विभाजन हुआ और उत्तरी भाग लारेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड बना।
पेंजिया का विभाजन जुरासिक युग में हुआ, जिसमें उत्तरी भाग जिसे लारेशिया बोला गया और दक्षिणी भाग जिसे गोंडवाना बोला गया। इनके बीच में टेथिस सागर आया। इनके बीच का जो जल था उसे टेथिस सागर बोला गया। क्रिस्टेशियस युग में गोंडवाना का फिर विभाजन हुआ और गोंडवाना विभाजित होकर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये सब महाद्वीप अलग अलग हो गए क्रिस्टेशियस युग में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस ने दिया है। प्लेट संचलन का मुख्य कारण स्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों की चक्रीय संचरण प्रक्रिया है। जो स्थेनोस्फीयर है, जो मेंटल वाला जो पार्ट है पृथ्वी का, वो तरल माना जाता है, तो उसका ऊपरी भाग जो है उस पर प्लेटें तैरती रहती हैं। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे फोकस बॉल कहते हैं, और जहां तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र यानी एपिसेंटर बोलते हैं। भूकंप के उत्पत्ति स्थान को फोकस को कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है, और जहां भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है ऊपर पृथ्वी पर, जहां उसे अनुभव किया जाता है उसे एपिसेंटर यानी भूकंप केंद्र बोला जाता है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एक जो है यल तरंग जिसे बोला जाता है धरातलीय या लॉन्ग पीरियड तरंग। प्राथमिक तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, द्वितीयक तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। जो अनुदैर्घ्य तरंग है ये ठोस और तरल दोनों भागों में ये विचरण करती है। अनुप्रस्थ तरंग जो है केवल ठोस में चलती है, और यल तरंग जो है यह पृथ्वी के ऊपरी भाग में सिर्फ चलती है और सबसे लंबा विचरण करती है और सबसे विनाशकारी है। तो कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे विनाशकारी है? तो सबसे विनाशकारी यल भूकंपीय तरंग है। और सर्वाधिक गति वाली तरंग कौन सी है? तो वो पी भूकंपीय तरंग है। रेक्टर स्केल 0 से 10 का एक पैमाना है जिसका आधार जो है ऊर्जा, उसका आधार है मापने का 10 गुना ऊर्जा हर स्केल में। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो उसमें 10 गुना ऊर्जा उसमें अधिक होती है। सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आते हैं। भारत का भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी में माना जाता है। भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। भारत में भूकंपीय जोन पहले 5 जोन थे, अब ये जो पहला नंबर 1 का जोन है उसे समाप्त कर दिया गया। अब 2, 3, 4, 5, जिसमें 5 सबसे विनाशकारी माना जाता है। सबसे सर्वाधिक तीव्रता 5 वाले जोन में आती है, जो हिमालय से सटे हुए जोन है। दिल्ली चौथे जोन में है। ठीक, अब हम लोग देखें विश्व की प्रमुख झीलें। अक्सर प्रश्न से आते हैं। तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप को ये अलग भी करती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रिया झील। अगर दोनों में देखा जाए सबसे बड़ी झील तो मीठे पानी या खारा पानी, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर पहले नंबर पे है। मीठे पानी की सबसे बड़ी सुप्रिया झील ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील भी है, लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका पेरू और बोलिविया में एंडीज पर्वत पे है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को बोला जाता है। यहाँ दक्षिणी फिनलैंड में हजारों झीलें पाई जाती हैं। झीलों का शहर भारत के उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, तो इसलिए इसे झीलों का शहर बोला जाता है। सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है तुर्की की। सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है, जिसमें लवणता सर्वाधिक पाई जाती है, वो वान झील है, तुर्की में है। विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा बनाती है, 3 देशों में मानी जाती है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, और ये भूमध्य रेखा पर भी है। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, 3 देशों में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में। न्यासा झील ये भी 3 देशों में है, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में। बैकाल झील रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील है,
रूस के साइबेरिया में बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। सांभर झील राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का उड़ीसा में है। लैगून झील है। बुलर जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पे शुरू की गई है। चोलामो झील सिक्किम में है और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल यही है, चोलामो झील, जो कि सिक्किम में है। लोकटक मणिपुर में है और यहीं केबुल मजाओ नामक तैरता राष्ट्रीय पार्क भी इसी झील में है। लोकटक मणिपुर में है। लोनार महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी उद्गार से ये झील बनी हुई है। ग्रेट लेक, 5 जो अमेरिका और कनाडा की झीलें हैं उन्हें ग्रेट लेक बोला जाता है, जिसमें पश्चिम से अगर पूरब की तरफ चलें तो पहले सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरोन है, फिर आयरी है, फिर ओंटारियो है। इसमें 5 झीलों में से जो मिशिगन है यह अमेरिका में स्थित है, यह कनाडा में नहीं है, अमेरिका में है। लेकिन अन्य 4 जो है वो अमेरिका और कनाडा दोनों में है। ये अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं, सुपीरियर, ह्यूरोन, आयरी और ओंटारियो। अब सुपीरियर पर एक शहर बसा हुआ है, डुलुम, और यह लॉ एश के लिए जाना जाता है शहर। मिशिगन पर शिकागो शहर बसा हुआ है, यह भी पूछा जाता है बार बार। मिशिगन पर शिकागो शहर बसा बसा हुआ है और मिशिगन अमेरिका में है, ये कनाडा अमेरिका की सीमा नहीं बनाती है। ओंटारियो से आगे सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। अब कुछ और झीलें हैं जैसे ग्रेट बियर, ग्रेट सेल्व लेक, ये कनाडा की झील है। अवास्का झील, ये भी कनाडा की है, यूरेनियम के लिए बहुत विख्यात है। और विनिपेग झील, यह भी कनाडा की है, विनिपेग शहर, जो कि विश्व में विश्व की गेहूं की मंडी जिसे बोला जाता है विनिपेग, तो ये इसी विनिपेग झील पे स्थित है। अगला, अब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी है क्या? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने पर दरारें उद्भेदन से लावा के रूप में ये बाहर आता है। यानी जब तक पृथ्वी के अंदर है मैग्मा है, जब बाहर आया तो लावा हो गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कब मैग्मा कब लावा। तो पृथ्वी के अंदर जब तक है लावा है, जब बाहर आया मैग्मा है, जब बाहर बाहर आया तो लावा हो गया। लावा का उद्गार विस्फोटक तब होगा जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होगी। सिलिका की मात्रा जब अधिक होगी तो बहुत विस्फोट से ज्वालामुखी निकलेगा। अम्ल प्रधान लावा हल्का, गहरा, गाढ़ा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और यह चिपचिपा भी होता है। अम्ल प्रधान जो लावा है वो पीले रंग का होगा, हल्का होगा, गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, सिलिका प्रधान होगा। क्षारीय लावा जो है वो काले रंग का होगा, भारी होगा, पतला होगा। ठीक, तो पतला होगा तो दूर तक फैलेगा। आकार के अनुसार चट्टान, जो मैग्मा से जो चट्टान निकलते हैं वो आकार के अनुसार पायरोक्लास्ट सबसे बड़ा होता है, जो सबसे पहले निकलता है। और ज्वालामुखी जो चट्टानें हैं उसमें सबसे नीचे पाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले निकलता है, सबसे बड़ी चट्टानें होती हैं। फिर ज्वालामुखी बम होता है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा लेपली होता है, फिर प्यूमिक उससे छोटा होता है। और प्यूमिक का जल घनत्व तो बहुत कम होता है, जो जल पर भी तैर सकता है। तो पायरोक्लास्ट, ज्वालामुखी बम, लैपली, प्यूमिक, ये सब ज्वालामुखी से संबंधित है और ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें हैं। अब ज्वालामुखी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, सुषुप्त कौन है, मृत कौन है? तो सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे प्रमुख जो ज्वालामुखियां हैं, जिसमें स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर यह है। एटना इटली में है। इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यही है, कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। माउंट एब्रूस अंटार्कटिका में है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। सुषुप्त वो है जो काफ़ी दिनों से उसमें विस्फोट नहीं हुआ है, जिसमें विसुवियस इटली का, क्राकातोआ इंडोनेशिया का, नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप का।
मृत ज्वालामुखी में किलिमंजारो केन्या का, चिम्बराजो इक्वाडोर का, पोपा म्यांमार का, देवबंद ईरान का, कोह सुल्तान ईरान का। तो ये ज्वालामुखी कौन कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो किलिमंजारो केन्या, चिम्बाराजो इक्वाडोर में, पोपा म्यांमार में, देवबंद ईरान में, कोह सुल्तान ईरान में। ऐसे ही माउंट पिली मार्टिनिक द्वीप में स्थित है। मोना लोआ हवाई द्वीप में है। कटमई अलास्का में है। कटमई अलास्का में है, जिसे 10,000 धुआरों की घाटी भी बोला जाता है। अब पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, ज्वालामुखियों की कैटेगरियाँ की गई हैं, जिसमें पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे विनाशकारी मानी जाती है, क्योंकि इसमें सिलिका की सर्वाधिक मात्रा होती है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप, ज्वालामुखी से जो स्थल रूप पूछा जाता है कि यह स्थल रूप किससे संबंधित है। बैथोलिथ, जो कि सबसे नीचे ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो जमीन के अंदर जो मैग्मा जम जाता है उससे जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो स्थलाकृतियाँ बैथोलिथ सबसे नीचे गुंबदाकार रूप में होता है, गुंबदाकार रूप में होता है। लैकोलिथ उत्तल आकार में होता है। लेपोलिथ अवतल आकार में होता है। फैकोलिथ ऐसे होता है। शिल क्षैतिज रूप में जमा हुआ और डाइक लंबवत रूप में जमा हुआ। फिर शंकु, जो ज्वालामुखी के ऊपर जो शंकु बनते हैं, तो शंकुओं पर कुछ सबसे ऊंचा जो भाग होता है वो शंकु कहलाता है। तो उसमें जो एक गहरा क्रेटर बनता है, जिसे उसमें काल्डेरा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद क्रेटर होता है। शंकु के ऊपर जो गर्त बनता है तो उसमें आकार के हिसाब से काल्डेरा सबसे बड़ा है, फिर क्रेटर उससे छोटा जो गर्त है। गीजर, समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती हैं जिन ज्वालामुखियों से, उसे गीजर बोला जाता है। अमेरिका का येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल एक बड़ा ही प्रसिद्ध गीजर है। धुआरे, ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के घोतक हैं धुआरे। धुआरे जो है ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के घोतक हैं। इनके आने का मतलब कि ज्वालामुखी अब नहीं, अब उससे मैग्मा अब नहीं निकलेगा, लावा नहीं निकलेगा। गैस जलवाष्प का ये एक तरह से इसे गैस और जलवाष्प निकलते हैं। अलास्का के कटमई पर्वतों को 10,000 धुआरों की घाटी बोला जाता है। न्यूजीलैंड में प्लेंटी की खाड़ी में भी व्हाइट द्वीप का धुआरा है। अब प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपातों में हम लोग देखें तो नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है और यह जो इरी और ओंटारियो झील के बीच है, नियाग्रा नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो अफ्रीका में जम्बेजी नदी पे है। जोगिया गरसोपा भारत में शरावती नदी पर। धुआरा भारत में नर्मदा नदी पर। हुंडरू भारत में सुवर्णरेखा नदी पर। एंजल्स जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में है। ओरोनिको की सहायक नदी कोरोनी है। ओरोनिको की सहायक नदी कोरोनी है। सबसे ऊंचा जलप्रपात यही एंजल्स है, दक्षिण अमेरिका में है। स्टैनली अफ्रीका के कांगो में है, कांगो नदी पर है। लिविंग स्टोन ये भी कांगो नदी पे है, अफ्रीका में ही। कुंचिकल भारत में बराही नदी पर है, कुंचिकल भारत में बराही नदी पर है। चूलिया ये जो है भारत में चंबल नदी पे है। दूध सागर भारत में गोवा में मांडवी नदी पर है। ठीक, तो ये कुछ जलप्रपात है जिन्हें ध्यान रखिए। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है, नियाग्रा नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है, जाम्बेजी नदी पर। जोग या गरसोपा भारत में है, शरावती नदी पर। धुआरा भारत में नर्मदा नदी पर। हुंडरू मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। हुंडरू यह जो है ये झारखंड में है, सुवर्णरेखा नदी पर। एंजल्स दक्षिण अमेरिका में। और निको की सहायक कोरोना नदी है, उस पर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है यही विश्व का, एंजल्स जलप्रपात दक्षिण अमेरिका वाला। स्टैनली अफ्रीका के कांगो में कांगो नदी पर है। लिविंग स्टोन
ये भी अफ्रीका में कांगो नदी पर है। कुंचिकल ये भारत में बराही नदी पर है, कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा है भारत का। चूलिया यह जो है राजस्थान में चंबल नदी पर है। दूध सागर गोवा में मांडवी नदी पर है। अब कुछ डेल्टा है, नदियों के जो डेल्टा है वो अक्सर पूछे जाते हैं। चापाकार डेल्टा किसका है? तो चापाकार डेल्टा नील नदी का है और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का है। चापाकार डेल्टा नील नदी का है और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का है। पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी का है और ज्वार नदमुख डेल्टा नर्मदा का है और ताप्ती का है। ठीक। अब कुछ स्थलाकृतियाँ जो बार बार पूछी जाती हैं कि भूमिगत जल से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, सागरीय जल से बनती हैं या हिमानियों से बनती हैं। तो भूमिगत जल से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसमें लैपिज, घोलरंध्र, कंदरा, एस्टेले एस्टेलेक्टाइट एस्टेल्टाइट और एस्टेलगमाइट। अब भी इनको डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ यही देखा जाए कि स्थलाकृतियाँ कौन किससे संबंधित है। तो लैपिज, घोलरंध्र, कंदरा, एस्टेलेक्टाइट, एस्टेलेग्माइट ये सब भूमिगत जल से संबंधित है। ये एस्टेलेक्टाइट ऊपर से ये जब जल जमता है, जल के साथ जो टपकता है उससे धीरे धीरे इसमें चीज़ें जम जाती हैं। ये फर्श से लगा हुआ जमता है। सागरीय जल से जो स्थलाकृतियाँ बनते हैं, भृगु समुद्र तट का बिल्कुल खड़ा जो भाग होता है उसे भृगु तट होता है, उसे भृगु बोला जाता है। एस्टैक, पुलिन, रोधिका, फ्योर्ड तट, रिगा तट ये सब सागरीय जल से संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं। हिमानियों से संबंधित यू आकार की घाटी हिमानियाँ बनाती हैं, भी आकार की घाटी नदियाँ बनाती हैं। लटकती घाटी सर्ग, अरेत, नुनाटक, भेड़शिला, हिमोर, ड्रमलिन। सर्ग, अरेत, नुनाटक, भेड़शिला, हिमोर, ड्रमलिन ये सब हिमानियों से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। सागरीय जल से स्थलाकृतियाँ भृगु, एस्टैक, पुलिन, रोधिका, फ्योर्ड तट, रिगा तट है। हिमानियों से बनी हुई स्थलाकृतियाँ यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्ग, अरेत, नुनाटक, भेड़शिला, हिमोर, ड्रमलिन। पवन से बनी स्थलाकृतियाँ छत्रक शैल, जीवगैन क्षैतिज रूप में जो कठोर और मुलायम चट्टानें जो होती हैं वहाँ पवन उनको काटती है तो ये आकृति बनती है। यारदांग जब लंबवत होती हैं मुलायम और कड़ी चट्टानें तो पवन जब उनको काटती है तो यारदांग बनता है। इंसेलबर्ग, ड्राई कांटर, लोएस, पिडमेंट, प्लाया, वाजदा। ठीक, तो ये एक तरह से झीलें हैं। पवन से बनी स्थलाकृतियों में छत्रक शैल, जीवगैन, यारदांग, इंसेलबर्ग, ड्राई कांटर, लोएस, पिडमेंट, प्लाया, वजादा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इसे एक दो बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।